रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, इस समय एक केस पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो केस है राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का। दोस्तों, इस केस को मैं आप लोगों को दोपहर में भी सुना सकता था, बहुत सारे लोगों ने इस पे ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोग को एक ही बार में सुनाऊं, डिटेल में सुनाऊं तो बेहतर होगा। इसलिए मैंने इस केस के ऊपर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिसर्च करी, स्टडी की और उसके बाद में फाइनली मैं इस केस को आप लोग के सामने लेके आया। लेकिन हो सकता है अमूमन आप लोग को 10 बजे हमारा वीडियो मिल जाता है, हो सकता है कि आज ये वीडियो आप लोग को थोड़ा लेट मिले क्योंकि रिसर्च में सारी चीज़ों में थोड़ा समय लगा, तो इस वजह से हो सकता है ये वीडियो लेट हो जाए। तो पूरी ही कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये केस अपने आप में पहला केस है। इससे पहले आप लोगों ने देखा, चाहे सोनम हो या फिर उससे पहले मुस्कान हो या फिर उससे पहले कई केसेस ऐसे सुनाए थे जिसमें एक महिला ने अपने पति को सांप से डसवा के मारा, एक ने सुपारी दे दी, एक ने ड्रम में भर दिया। इस तरीके के अनगिनत केस जो हैं वो समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारे ही केसों का एक ही अंजाम होता है, यानी जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सलाखों के पीछे जाता है, भले ही इसके पीछे उसकी बड़ी प्लानिंग क्यों ना हो। तो पूरा ही केस हम लोग बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस केस को शुरू करें, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस रहते हैं, जितने भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, असल में इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, और इसी मध्य प्रदेश में एक शहर लगता है, इंदौर शहर। और ये जो इंदौर शहर है, इसी इंदौर शहर के अंतर्गत एक इलाका आता है साकार नगर इलाका, और इसी साकार नगर इलाके के अंदर एक परिवार रहा करता है। और दोस्तों, ये जो परिवार है, ये परिवार काफ़ी ज़्यादा रिच परिवार है, काफ़ी ज़्यादा अमीर परिवार है। इस परिवार में जो एक बच्चा है जिसका नाम राजा रघुवंशी है, वो अपने भाइयों में सबसे छोटा है और राजा की उम्र तकरीबन 30 वर्ष के आसपास है। अच्छा, जो राजा था ये भी अपने भाइयों के साथ में जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जो इनकी फैमिली का बिजनेस था, इनका पुश्तैनी बिजनेस था, राजा भी उसी बिजनेस को अपने परिवार वालों के साथ में किया करता था। सारी ही फैमिली बहुत ओके तरीके से चल रही थी, एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। परिवार में ना पैसे की कमी थी, प्यार भी भरपूर था, सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन राजा को नहीं पता था कि आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। राजा की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आने वाली है जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। दरअसल साल 2025 में एक महीना आता है, मार्च का महीना, और इसी मार्च के महीने में इसी राजा की मुलाकात सोनम से होती है। सोनम जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सोनम एक प्राइवेट कंपनी में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसमें एक HR की पोस्ट पर थी। लिहाजा सोनम भी पढ़ी लिखी थी, अच्छी लड़की थी, देखने में भी बढ़िया थी। अब चूंकि जब राजा इस सोनम को देखता है, उसके फोटोग्राफ्स को देखता है, तो राजा बस सोनम को देखता ही रह जाता है। उसके बाद में राजा किसी तरीके से सोनम से मुलाकात करता है, दोनों में पहले दोस्ती होती है और ये जो दोस्ती थी ये धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब दोस्तों, मार्च साल 2025 का ये वाक़या था। महज 1 से 2 महीने का समय ही इन दोनों की रिलेशनशिप को गुजरता है कि इसी बीच में राजा और सोनम ये फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों को शादी करनी है। दोस्तों, आज का ये दौर है, ये इतना ज़्यादा पापी दौर है कि आज के इस दौर में लोग पूरी ज़िंदगी खपाकर भी किसी को ठीक से समझ नहीं सकते। लेकिन राजा और सोनम ने महज 2 महीने की रिलेशनशिप में आकर एक दूसरे के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया था। राजा और सोनम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लिहाजा राजा भी इस बारे में अपनी फैमिली वालों से बात करता है, उधर जो सोनम थी ये भी अपने फैमिली वालों से बात करती है। लेकिन इत्तेफाक से जो दोनों फैमिली वाले होते हैं, शुरुआत में इस पूरे रिश्ते को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, जब राजा लगातार अपने घर वालों से कहता है, उधर जो सोनम थी ये भी अपने घर वालों से कहती है, तो आखिरकार राजा और सोनम के जो घर वाले होते हैं वो इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद में तमाम रस्में, तमाम रिवाज जो भी होते हैं उसके हिसाब से सारी डेट वगैरह फ़िक्स हो जाती है और उसके बाद में शादी की डेट फ़िक्स होती है 11 मई साल 2025। और इसी 11 मई साल 2025 को बड़े ही धूमधाम से राजा की शादी की तैयारियां की जा रही थी। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि राजा की फैमिली में पैसे की कोई कमी नहीं थी। लिहाजा इनका जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, ये बिज़नेस भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। परिवार में भरपूर पैसा था, इसलिए घर का छोटा बेटा राजा, उसकी शादी में परिवार वाले कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते थे।
परिवार वालों ने शादी में हर तरीके का इंतज़ाम किया था। शादी इतने धूमधाम से की थी कि ये शादी एक रईस घराने की शादी लग रही थी। आखिरकार सोनम भी इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी, राजा भी बहुत ज़्यादा खुश था। आखिरकार दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इनकी शादी को थोड़ा समय गुजरता है तो जो सोनम होती है अब राजा से कई बार कहती है कि हमें क्यों नहीं हनीमून के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत में राजा इग्नोर कर देता है, लेकिन जब सोनम बार बार फोर्स करती है तो आखिरकार राजा भी इस बारे में थोड़ी बहुत सोच रखता है। उसके बाद में जो राजा रघुवंशी होता है ये अपनी पत्नी सोनम से कहता है कि चलो बताओ कहाँ जाना है। उसके बाद में सोनम अलग अलग जगहों के नाम बताती है, लेकिन राजा रघुवंशी ऑलमोस्ट इन सारी जगहों पर घूम चुका था। उसने कहा था कि इन सारी जगहों पर मैं विज़िट कर चुका हूँ, ये जगहें कुछ खास नहीं हैं। उसके बाद में ये दोनों कश्मीर का फ़ैसला करते हैं कि चलो कश्मीर चलते हैं। लेकिन रिसेंटली में कश्मीर के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी घटना हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा था कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद में ये दोनों कश्मीर जाने का जो प्लान था वो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि परिवार वाले भी कश्मीर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद में फाइनली ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग कामाख्या देवी पहुँचेंगे पहले, उसके बाद में शिलोंग पहुँचेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में ये लोग इसी महीने की यानी मार्च महीने की ही 20 तारीख को ये लोग निकल जाते हैं। पहले ये लोग बेंगलोर पहुँचते हैं एंड बेंगलोर पे जाने के बाद में ये फिर कामाख्या देवी पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुंचते हैं, अच्छी तरीके से विज़िट करते हैं, परिवार वालों से बातचीत करते हैं कि हम लोग कामाख्या देवी पहुंच गए, यहाँ पर घूम रहे हैं और उसके बाद में हम लोग शिलोंग निकल जाएंगे। अब दोस्तों ये जो जर्नी थी इनकी, जो हनीमून ट्रिप था इनका, वो लगभग 2 से 3 दिन का समय गुजर चुका था। उसके बाद में ये शायद शिलोंग पहुँच जाते हैं और 23 मई साल 2025 को जो राजा रघुवंशी की माँ होती हैं, जिनका नाम उमा है, वो अपने बेटे को कॉल लगाती हैं पूछने के लिए कि तुम लोग कहाँ पहुँचे। तो उसके बाद में ये जो फ़ोन था, ये फ़ोन सोनम उठाती है। लेकिन सोनम अपनी माँ से यानी अपनी सासू माँ से जब बात कर रही थी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा कट कट के आ रही थी। अब उमा इस बारे में पूछती भी है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी कट कट के क्यों आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सोनम बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और उसकी एक तरीके से सांसें चल रही हैं, यानी बहुत तेज़ दौड़ के भागने के बाद में जिस तरीके से हो जाता है इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद में जो सोनम थी वो कहती है कि हम लोग एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा कम है। तो उमा इस पे कहती है कि तुम्हें पहाड़ी पर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी, जान जोखिम में डालने की भला क्या ज़रूरत थी, तुम्हें वहीं से उस पहाड़ी का दृश्य कर लेना चाहिए था, या फिर तुम ऐसी जगहों पर घूमो जिससे तुम्हारी जो बाइक है, गाड़ी है, इससे तुम घूम सको, तो जिससे तुम्हें कोई परेशानी भी ना हो। लेकिन जो सोनम होती है ये कहते हुए फ़ोन काट देती है कि माँ मैं बस तुम्हें थोड़ी ही देर के बाद में फ़ोन करूँगी। उमा उसके बाद फ़ोन कट कर देती है। लेकिन उमा को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये उसने अपने बेटे के लिए लास्ट बार कॉल किया है, क्योंकि उसके बाद में ना तो सोनम का कोई फ़ोन आता है और ना राजा रघुवंशी का, दोनों ही फैमिली के पास में कोई फ़ोन आता है, ना तो सोनम के घर और ना राजा रघुवंशी के घर। अब दोस्तों ये फ़ोन तो राजा का कट चुका था, सोनम की बात अपनी सास उमा से हो चुकी थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ को अपने बच्चे के बगैर चैन नहीं होता, और अगर घर का छोटा बेटा हो तो माँ का कलेजा उसी के अंदर रखा रहता है, क्योंकि छोटा बेटा भी अक्सर अपनी माँ के साथ में ही जुड़ा रहता है। इसलिए माँ भी अब बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिरकार बेटे से बात भी नहीं हो पाई, ये लोग कहाँ पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद में शाम होते होते ही अपने बेटे राजा का फ़ोन कई बार लगाती है, अपनी बहू सोनम का फ़ोन कई बार लगाती है। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर इत्तेफाक कहें कि इस उमा की एक बार भी ना अपने बेटे से बात होती है ना सोनम से बात होती है, यानी दोनों के मोबाइल नंबर अब नॉट रीचेबल बता रहे थे। ये बातें उमा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। उमा इस बारे में अपनी फैमिली को बताती है कि इस तरीके से राजा और सोनम से बात नहीं हो पा रही है, वो लोग एक पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ में कोई अनहोनी हो गई हो। अब उमा इधर परेशान है। जैसे तैसे कर दोस्तों 23 मई साल 2025 की ये जो रात थी, ये रात गुजरती है। अब 23 मई साल 2025 की रात गुजरती है, उसके बाद में 24 मई साल 2025 आ जाती है। अब परिवार वाले फिर से फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। परिवार वाले परेशान होने के बाद में तुरंत सोनम की फैमिली से कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारी सोनम या फिर राजा किसी से कोई बात हुई है। तो सोनम के जो फैमिली वाले होते हैं वो कहते हैं कि ना, हमारी तो किसी से बात नहीं हुई है और हम लोग भी परेशान हैं, मोबाइल नंबर लगा रहे हैं लेकिन मोबाइल नंबर लग नहीं पा रहा है। उसके बाद में जो राजा की फैमिली होती है और जो सोनम की फैमिली होती है, ये दोनों ही फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहीं पर पहुंचते हैं शिलोंग, और वहां पर जाने के बाद में हम लोग इन दोनों को ढूंढते हैं,
तो उसके बाद में जो राजा का भाई था जिसका नाम विपिन था और जो सोनम का भाई था गोविंद, ये दोनों ट्राई करते हैं जाने के लिए। उसके बाद में इमरजेंसी फ़्लाइट पकड़कर ये लोग तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर मेघालय यानी शिलोंग पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद में इनके लिए सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि जिस स्टेट में ये रह रहे थे वहाँ पर लैंग्वेज दूसरी थी, और जिस स्टेट में ये अपने भाई और वो व्यक्ति अपनी बहन को ढूंढने के लिए गया था वहाँ पर शायद लैंग्वेज दूसरी थी। इसलिए वहाँ पर एक तरीके से पुलिस के साथ, स्थानीय लोगों के साथ में कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि दोस्तों जब ये लोग मेघालय पहुँचे थे तो वहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने पुलिस से भी कांटेक्ट किया था, साथ के साथ स्थानीय लोगों से भी पता किया था, लेकिन लैंग्वेज ना आने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ना ये लोग मेघालय की पुलिस को कुछ सही तरीके से बता पा रहे थे और ना मेघालय की पुलिस इनकी सही बात को समझ पा रही थी। इसलिए शायद मेघालय की पुलिस को भी ये मामला इतना ज़्यादा सीरियस लगता नहीं है और वो इस मामले में कोई ज़्यादा एक्शन लेते नहीं है। अब जो ये दोनों जो व्यक्ति गए थे यानी विपिन और गोविंद, ये लोग बड़ा परेशान, कहाँ करें, कहाँ पर अपने भाई और अपनी उसकी पत्नी दोनों को ढूंढें। अब बड़ा परेशान है, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। उसके बाद में इन दोनों को आइडिया आता है और ये वापस से अपने घर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद में कहते हैं कि यहाँ पर उन दोनों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। उसके बाद में परिवार वाले कहते हैं कि तो क्या किया जाए। उसके बाद में चूँकि इनके मन में आइडिया था कि अगर हमने ये बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर इंस्टाग्राम पर जो सक्रिय लोग होते हैं यानी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं तो उन तक अगर हमने इस बात को पहुंचा दिया और उन्होंने इनके फ़ोटोज़ वीडियोस को अगर वायरल कर दिया तो हो सकता है कि कुछ लोगों तक ये फ़ोटोज़ वीडियोस पहुंच जाएं और किसी ने विपिन के भाई राजा और गोविंद की बहन जिसका नाम सोनम था इनको देखा हो। उसके बाद में हो सकता है कि ये फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो राजा और सोनम के पास ही पहुँच जाएँ तो उसके बाद में कॉन्टैक्ट कर लें। अब इसी वजह से ये लोग तमाम यूट्यूबर से कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद में किसी तरीके से उन फ़ोटोज़ को और जो सारा मैसेज था वो लिख कर उसको वायरल करवाते हैं। और दोस्तों राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, इन दोनों के जो फोटोग्राफ्स थे ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में वायरल होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक तरीके से नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा अदा करती है और पॉजिटिव रोल भी बहुत ज़्यादा अदा करती है। तो अगर किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली लेंगे तो दोनों ही किरदार होते हैं। बेहतर यही है कि हमें हर चीज़ को पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। अब जब ये फ़ोटोग्राफ्स वायरल होते हैं तो उसके बाद में जो मध्य प्रदेश के सीएम होते हैं उन तक भी ये फ़ोटोग्राफ्स पहुंचते हैं, साथ के साथ मेघालय के जो सीएम होते हैं उन तक भी ये फ़ोटोग्राफ्स पहुंचते हैं। अब 2 स्टेट के सीएम तक ये बात पहुंच चुकी थी, इसलिए ये मामला अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका था। और दोस्तों कोई भी मामला जब हाई प्रोफाइल होता है तो उस मामले के अंदर कुछ ना कुछ आगे की बात ज़रूर निकल के सामने आती है, यानी उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला नहीं जा सकता। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्राइम के केसेस जो होते हैं वो दब के रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब से सोशल मीडिया का दौर आया है ऐसे में क्रिमिनल जो है वो बच नहीं पा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है और क्राइम करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा मिलती है। इसलिए अब जो मेघालय की पुलिस थी इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क होती है और सतर्क होने के बाद में अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है और उसके बाद में इस पूरे ही केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेघालय की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। अब दोस्तों धीरे धीरे जब मेघालय की पुलिस इस पूरे मामले के अंदर अपनी पूरी जान लगा रही थी तो पुलिस को पता चलता है कि जो राजा था उसने एक स्कूटर रेंट पर लिया था, शायद घूमने के लिए लिया था। अब उस स्कूटर के मालिक का पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि उस स्कूटर के मालिक का नाम सागर सेन था, जिसने अपनी स्कूटर जो थी वो राजा को रेंट पर दी थी। इसलिए उस सागर सेन से बात की जाती है कि स्कूटर के अंदर ऐसा कुछ है जिससे छानबीन की जा सके। तो जो सागर सेन होता है वो बताता है कि दरअसल मेरे स्कूटर के अंदर GPS लगा हुआ है, अगर चाहें तो उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। अब GPS को पुलिस ट्रैक करे, इसी बीच में पुलिस के पास में एक फ़ोन आता है जो कि ओसारा हिल इलाके से आया था और ये व्यक्ति बताता है कि साहब एक ऐसी स्कूटर है जो कि लावारिस तरीके से यहाँ पर पिछले 2-2.5 दिन से खड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है उसका नंबर पूछा जाता है जो कि ML05 से था, इसलिए सागर सेन भी पुष्टि कर लेता है ये स्कूटर किसी और की नहीं बल्कि उसकी है। पुलिस की एक टीम तुरंत ओसारा हिल पहुँचती। अब जो स्कूटर थी ये उसी अवस्था में खड़ी हुई थी जिस अवस्था में उस व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया था। अब स्कूटर की चाबी उसमें लगी हुई है, स्कूटर ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। यानी पुलिस भी समझ जाती है कि ये केस जितना ज़्यादा आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। उसके बाद में मेघालय की केस पुलिस जो थी वो इस पूरे केस को बहुत ही ज़्यादा हाईटेक तरीके से सर्च करती है। उसमें ड्रोन्स का सहारा भी लिया जाता है, डॉग स्क्वाड और कुछ लोकल्स और तमाम तरीके से जो मदद पुलिस की हो सकती थी उस हिसाब से ये खोजबीन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों ओसारा जो हिल्स इलाका है यहाँ पर अक्सर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मौसम की वजह से भी अब सोनम और राजा रघुवंशी को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन पुलिस हार नहीं मान रही थी। अब दोस्तों उसके बाद में जो मौसम था ये धीरे धीरे थोड़ा सा साफ भी होता है।
अब चूंकि ड्रोन्स वगैरह उड़ाए गए थे तो सोहरा के पास में एक जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है, ऑलमोस्ट 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई बताई जाती है। इसी खाई के अंदर ड्रोन के अंदर कुछ फुटेज मिलते हैं जो कि किसी की डेड बॉडी के थे। लिहाजा पुलिस उस डेड बॉडी तक पहुंचती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद में देखती है तो वो डेड बॉडी जो थी ये पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी, यानी डेड बॉडी की शिनाख्त कर पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन किसी तरीके से राजा के भाई विपिन को बुलाया जाता है और डेड बॉडी की शिनाख्त कराई जाती है। तो राजा का भाई जो विपिन होता है वो अपने भाई की डेड बॉडी की तुरंत शिनाख्त कर लेता है। मैं कहता है ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही भाई की है। भले ही राजा का जो चेहरा था ये पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, लेकिन राजा के जो हाथ पर टैटू बना हुआ था जिस पर राजा लिखा हुआ था, साथ के साथ उसके हाथ पर एक इलेक्ट्रिक वॉच भी बनी हुई थी और कुछ ऐसे कपड़े थे जिसकी वजह से राजा की पहचान हो चुकी थी। उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को लेती है, सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जिसके घर का छोटा बेटा शादी के महज कुछ दिन के बाद ही हनीमून के लिए गया हुआ था और उसके बाद में उसके साथ में इस तरीके का हादसा हो जाए। लेकिन उससे ज़्यादा गमों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर ये टूटा था कि राजा की डेड बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन सोनम का कहीं पर भी कोई पता नहीं था और परिवार वाले ये चाहते थे कि किसी तरीके से सोनम का पता चल जाए। उसके बाद में पोस्टमार्टम होता है और 4 जून को डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है और 4 जून को ही परिवार वाले डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो राजा का परिवार था, जो सोनम का परिवार था, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। इसलिए ये दोनों परिवार चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जो छानबीन है ये सीबीआई करे, क्योंकि जिस तरीके से जो मेघालय की पुलिस है वो पहले भी इस मामले में ज़्यादा अलर्ट नहीं थी, तो उनको ये लग रहा था कि शायद आगे भी इतनी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ में कार्रवाई नहीं की जाए। लिहाजा 4 से 5 दिन का समय और गुजर जाता है, लेकिन इस 4 से 5 दिन के बाद भी इस पूरे केस के अंदर कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा था। यानी राजा की डेड बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन सोनम कहाँ है इस बारे में अभी भी किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। अब दोस्तों इस पूरे मामले में धीरे धीरे समय गुजरता है। उसके बाद में 8 से 9 तारीख के बीच में एक फ़ोन आता है सोनम के भाई गोविंद के पास में, और ये फ़ोन कोई और नहीं बल्कि सोनम करती है। सोनम बताती है कि वाराणसी मेन रोड के पास में एक ढाबा है, काशी ढाबा, और उसी ढाबे पे वो मौजूद है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई आकर उसे वहाँ से ले जाए। लेकिन उस ढाबे का जो मालिक है साहिल यादव, वो सोनम की इस हालत को देखकर बार बार सोनम से यही कह रहा था कि आखिरकार तुम इतनी परेशान क्यों, क्योंकि सोनम ने ऑलमोस्ट सारे कपड़े ब्लैक कलर के पहन रखे थे, उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे। इस वजह से जो ढाबे का ऑनर था ये भी उसे देखने के बाद में परेशान था। जब उस ढाबे के ऑनर को कुछ बातें संदिग्ध लगती हैं तो उसके बाद में वहीं नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल कर देता है। लेडीज़ पुलिस पहुंचती है और सोनम को अपने साथ लेके चली जाती है। सोनम को साथ ले जाने के बाद में पुलिस को चूंकि अभी इस पूरे मामले में कोई जानकारी थी नहीं और सोनम को पुलिस पहचान भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सोनम की हालत ही ऐसी थी। उसके बाद में वो जो पुलिस थी वो सोनम से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, तो सोनम बताती है कि उसका नाम सोनम रघुवंशी है। पुलिस पूछती है तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो सोनम बताती है कि मैं इंदौर के जो साकार नगर इलाका है वहाँ की रहने वाली हूँ। अब पुलिस समझ जाती है कि आखिरकार ये पूरा केस क्या है। उसके बाद में वो जो पुलिस थी तुरंत मेघालय की पुलिस को भी कांटेक्ट करती है और साथ के साथ इंदौर की पुलिस को भी कांटेक्ट करती है और सोनम के बारे में बताती है कि जिस लड़की को तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो वो लड़की कहीं और नहीं बल्कि हमारे पास है। अब जैसे ही ये बातें घर वालों को पुलिस थाने में सब जगह पता चलती हैं तो कम से कम एक राहत की सांस घर वालों को ये मिलती है कि कम से कम सोनम का तो पता चला है। अब यहाँ पर परिवार वाले ये तो खुश थे कि चलो सोनम मिल गई है, लेकिन आगे जो सच्चाई परिवार वालों के सामने आने वाली थी उसका अंदाज़ा परिवार वालों को भी नहीं था। दरअसल मेघालय की पुलिस बताती है कि उन्होंने सर्च अभियान चलाया था और उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है एल्बर्ट डे है, वो एक गाइड है, और उसने बताया था कि उसने इस सोनम और राजा और इसके साथ 3 लोगों को और देखा था। उसके बाद में पुलिस उन 3 लोगों को अरेस्ट करती है। एक का नाम विक्की होता है, एक का नाम आकाश होता है, एक का नाम अनंत होता है। अब इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद में पूछताछ हुई है तो पुलिस को ये पता चला है कि ये जो राजा की मौत हुई है ये मौत दरअसल नेचुरल नहीं है, बल्कि इन तीनों ही लोगों ने राजा को मारा है और इन 3 लोगों को राजा की मौत की सुपारी दी गई थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं दी थी बल्कि सोनम ने दी थी। ऐसा अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें निकल के आ रहा है। लेकिन राजा और सोनम की जो फैमिली है ये इस पूरे एलिगेशन को एक तरीके से डिनाई ही कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोनम ने खुद फ़ोन करके बताया था कि वो यहाँ पर पहुँच गई, उसे आकर ले जाओ। अगर ऐसा कुछ होता तो सोनम भाग जाती। लेकिन परिवार वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब ये छानबीन का विषय है और सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बहुत तेज़ी के साथ में तैर रही है और वो ये है, एक नाम सामने निकल के आ रहा है जिसका नाम है राज कुशवाहा। और सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि जो राज कुशवाहा है ये सोनम का बॉयफ्रेंड है और इसी वजह से सोनम और राज कुशवाहा ने इस व्यक्ति यानी राजा की हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर राजा की हत्या राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर की है
तो सोनम के पास तो ऑप्शन था कि वो राज कुशवाहा से ही शादी कर लेती, तो उसने राजा के साथ में शादी क्यों की? ये अभी कई सवाल हैं जो खुलने बाकी हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, इसमें सुरेश सैनी हैं, लिखते हैं सर एक बात बोलूँ, आप बुरा मत मानना, मुझे सच में आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैंने दो फ़ोन में आपको सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन मैंने देखा है कि आप पिछले कुछ दिनों से रिपीटेड कहानी सुना रहे हैं जो मैंने शम्स सर के उस पर सुन रखी हैं, और उसके बाद मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, बुरा मत मानिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ जो पहले हो चुकी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई क्राइम स्टोरी हुई है, कोई क्राइम हुआ है तो उसको सिर्फ मैं ही कवर करूँ, मेरा ही कॉपीराइट है, और चैनल भी उसको कवर करते हैं, तो इस वजह से आपको लगता होगा। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा है, और औरला जवाब से सुनते हैं, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं गुड स्टोरी है भाई, बहुत बढ़िया। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में अंसारी सुहेल लिखते हैं माशाल्लाह वेरी नाइस, बहुत बहुत मुबारक हो, सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको सभी इंडियन ब्रदर को सिस्टर को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मोहम्मद रियाज का है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, थैंक्स, 60 लाख व्यूज़ हो गए हैं और बहुत जल्द 60 करोड़ भी हो जाएंगे, और मैं आपकी वीडियो को खुद दिन में 5 बार सुनता हूँ। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीलनिधि शर्मा लिखते हैं शादी और बच्चे वाले को कुवाई लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए, संदेश स्टोरी से मिलता है मलिक भाई। शीलनिधि हरिद्वार उत्तराखंड से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, धीरज सिंह जी कमेंट्स करते हैं, प्रादीप ऑफिशियल लिखते हैं ये भी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत खुश हुआ आपने हमारा नाम लिया सर। तो प्रादीप ऑफिशियल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए भैया। तो प्रियंका सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, 60 लाख व्यूज़ होने के बाद भी आपको अल्लाह और ज़्यादा तरक्की दे। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। प्रियंका सिंह जी ने हार्ट बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेयन शर्मा है, लिखते हैं मुबारक हो मलिक भाई जी, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। तो श्रेयन शर्मा जी शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर हैं, लिखते हैं गुड नाइस स्टोरी भाईजान, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है भाई, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, अजीत महतो जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी लिखते हैं। उसके बाद में अन्नू भाई लिखते हैं मलिक साहब ईद मुबारक हो। तो अन्नू भाई राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार लिखते हैं आपकी मेहनत है भाई, तो देव कुमार जी शुक्रिया। राहुल शुक्ला लिखते हैं आप कहानी सुनाते रहो, राहुल शुक्ला जी शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं कांग्रेचुलेशन भैया 60 लाख व्यूज़ होने पर। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद उल अज़हा मुबारक हो। अनवर अहमद लिखते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप कुमार लिखते हैं बहुत बहुत बधाई, प्रदीप कुमार जी शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आप जो भी कहानी सुनाओ ठीक ही है, शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं 60 लाख व्यूज़ होने पर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो सुनील त्यागी जी शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। प्रेम करकी जी कमेंट्स करते हैं, श्रेयन शर्मा जी कमेंट्स करते हैं, देव कुमार जी लिखते हैं 37K के लिए बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी नमस्कार बोलते हैं, तो भैया नमस्कार। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कतर से आपकी स्टोरी सुनता हूँ, तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। उसके बाद में हुकुम प्रीत हैं, लिखते हैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कमेंट्स पर ध्यान दोगे। तो इनका नाम है हुक्म प्रीता, तो हुक्म प्रीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शाहिद दाबिर करके लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, रवियू रत्नागिरी कौन काम से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अज्जू भाई लिखते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, एहसान चुकाना है तो मुझे 60K की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मैं डेली आपकी स्टोरी सुनता हूँ। तो 60K तो मेरे लिए अभी बहुत बड़े हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। लाइव फैक्ट लिखते हैं जितनी खबरें सुनते हैं उसमें प्यार वाली धमकी देती हैं, ऐसा लड़की शायद शुद्धा प्यार करती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कुतुब जी हैं, लिखते हैं भाई मुबारक हो। उसके बाद में समीर दास जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रविचंद्रा जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में शीलनिधि जी कमेंट्स करते हैं, सुनील यादव जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।